तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। साइंस फॉर क्लास फोर्थ का साइंस का लेसन आज हम आपकी बुक का 12th लेसन जिसका नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। कहते हैं इन आवर डेली लाइफ वी सी मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें दिखाई देते हैं, जैसे बुक्स हैं, डेस्क हैं, चेयर हैं, स्कूल बैग है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दीज थिंग्स डू नॉट मूव देयर ऑन। अपने आप तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चली जाती ना, है ना। एक जगह अगर रखी हैं तो वहीं की वहीं रहती हैं। दे ओनली मूव व्हेन दे आर पुश्ड और पुल्ड। या तो उन्हें आप धक्का दोगे तब दूर जाएंगी, या आप खींचोगे तब आपके पास आएंगी। इसका मतलब अगर कहीं पर रखी हुई है तो अपने आप मूव नहीं होती हैं। ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स। तो जब आप किसी चीज को पुश करते हो या पुल करते हो तो उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। फोर्स क्या है? पुश करना या किसी चीज को पुल करना, उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? उसको हम कह देते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स लगाकर किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग सरका सकते हैं या सरकाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। लुक एट द वेरियस ऑब्जेक्ट्स बीइंग पुश्ड और पुल्ड। आप देखिए आपकी बुक के अंदर बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं। ऐसे देख रहे हैं एक बच्चा गाड़ी को धक्का दे रहा है अपनी बहन को बिठा करके। फोर्स कैन बी मूव द रेस्ट ऑब्जेक्ट। वो गाड़ी पहले रुकी हुई थी, जब आप बच्चा उसको धक्का दे रहा है तो वो आगे जा रही है। इसी तरीके से एक बच्चा देखिए साइकिल चला रहा, अपने पैरों से पैडल मार रहा है बार बार, तो वो साइकिल चल रही है, तो वो पैरों से क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। इसी प्रकार से एक बच्ची जो है वो क्या कर रही है? बॉल को डायरेक्शन चेंज कर रही है, यानी सामने से बॉल आई, उसको उसने मारा, सामने की तरफ चली गई, इसका मतलब फोर्स लगा रही है वो भी, उसने भी बॉडी को मूव करा दिया। इसी तरीके से एक बच्चे ने बॉल को पकड़ लिया, बॉल आई और उसने अपने हाथों से इस तरीके से उसको रोक लिया या पकड़ लिया। और इसके बाद एक बच्चा क्या कर रहा है? एक बॉल को दबा रहा है, इसका मतलब उसको प्रेस कर रहा है। और इसके बाद एक झूला दिखाई दे रहा है आपको, उस झूले पर क्या है? एक बच्ची बैठी है और दूसरा बच्चा उसको धक्का दे करके झूला झुला रहा है। तो यहाँ सारे के सारे केसेस में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है ना। फोर्स या तो पुश हो सकता है या पुल हो सकता है, पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। तो फोर्स आपके पास अलग अलग तरह के बता दिए गए। अब बात आता है कि फोर्स कितनी तरह के होते हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अलग अलग तरह के फोर्सेस की बात करें, कहते देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए हमें अलग अलग तरह का फोर्स लगाने की जरूरत होती है। बट टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑल द टाइम। और बहुत सारे फोर्सेस तो ऐसे हैं जो दो तरह के फोर्सेस हैं जो कि ऑल द टाइम यानी हमेशा ही लगते रहते हैं। उनका नाम क्या बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा बताया फ्रिक्शनल फोर्स। दो तरह के फोर्स जो कि हमेशा ही अपने आप ही लगते रहते हैं। क्या नाम बताया बच्चों उनका? एक तो बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरे का नाम बताया फ्रिक्शनल फोर्स, FRICTIONAL। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब आप जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है ना। किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिर जाती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो यही फोर्स जो होता है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ट्राई थ्रोइंग ए बॉल अप इन द एयर। एक बॉल को ऊपर फेंकने की कोशिश करो, इट ऑलवेज कम्स बैक ऑन द अर्थ। ये हमेशा पृथ्वी पर वापस आ जाती है। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? This happens because of the earth pulls the object towards itself.
ऐसा क्यों होता है? अभी बताया मैंने आपको कि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स, यानी वो फोर्स जिसके कारण पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या उसको हम ग्रेविटी भी बोल देते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी, GRAVITY। ठीक है बच्चों, उसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा फोर्स बताया गया फ्रिक्शनल फोर्स। कहते हैं फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी चलती हुई चीज को रोकने की कैपेसिटी रखता है, किसी चीज को रोकने की क्षमता रखता है। टेक ए बॉल एंड रोल इट अराउंड द फ्लोर। एक बॉल लो और उसको अपने घर के फर्श पर लुढ़का दो, क्या होगा? थोड़ी देर जाकर के आगे रुक जाएगी। टेक द बॉल एंड रोल इट अलोंग द फ्लोर, यू विल नोटिस दैट स्मॉल पुश मेड द बॉल टू गो ऑन द लॉन्ग वे। थोड़ा सा पुश लगाकर ज्यादा दूर तक जाएगी। टेक द बॉल आउटसाइड एंड रोल ऑन द ग्रास, वी ऑब्जर्व दिस टाइम द बॉल वेंट टू द शॉर्ट डिस्टेंस एंड देन स्टॉप। दो बातें उसने कही। कहता आप अपने घर के फर्श के ऊपर उस बॉल को लुढ़काओ और उतना ही फोर्स लगाकर उस बॉल को घास के ऊपर लुढ़काओ, तो क्या होगा? घास पर ज्यादा दूर नहीं जाएगी वो बॉल, फर्श की तुलना में कम दूर जाकर के ही रुक जाएगी, है? तो कहता है द बॉल डिड नॉट मूव इजिली ऑन इट, बड़ी आसानी से घास के ऊपर वो मूव नहीं कर रही है। इन जनरल स्मूथ सरफेस। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो आपके घर का फर्श था वो स्मूथ सरफेस थी, बड़ी चिकनी सतह थी। लाइक ग्लास एंड आइस कॉज लेस फ्रिक्शन, और उसके कारण जो है उस घास के ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन लगा, और जो घर का फर्श है जो चिकना था उसके ऊपर कम फ्रिक्शन लगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो किसी चीज को रोकने की क्षमता रखता है, रोकता है। तो घास ने उस बॉल के रास्ते में ज्यादा रुकावट पैदा की, और जो प्लेन चिकना फर्श था उसने कम रुकावट पैदा की। ठीक है, लाइक ए कारपेट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। तो कारपेट होगा, आपके घर में फर्श ना हो करके फर्श के ऊपर कारपेट बिछा दो, उसके ऊपर बॉल लुढ़काने की कोशिश करो, तब भी ज्यादा दूर नहीं जाएगी, थोड़ी दूर जाकर के वो रुक जाएगी। ठीक है, आगे कहता है इन आवर डेली लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सर्टेन एक्टिविटीज इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। कहता हमारे जीवन में बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो बिना फ्रिक्शन के हम लोग नहीं कर सकते। अगर ये घर्षण, हिंदी में बेटा फ्रिक्शन को घर्षण कहते हैं, तो घर्षण के बिना हम लोग नहीं कर सकते। कहता राइटिंग ऑन अ रफ सरफेस इज इजियर देन राइटिंग ऑन द स्मूथ सरफेस। किसी रफ सतह के ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे, और अगर कोई चिकनी सतह है उसके ऊपर आसानी से नहीं लिखा जाता है। इट इज डिफिकल्टी टू वॉक ऑन द स्मूथ सरफेस। आपने देखा होगा चिकना फर्श होता है, आप फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन कम होता है, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आप आसानी से चल पाएंगे। तो चिकनी सतह पर फिसल जाते हैं। आपने देखा होगा घर के आप घर में कभी टाइलें लगी हुई होती हैं तो चिकनी टाइल होती है, उस पर आप फिसल जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये चलने में भी हमें हेल्प करता है। कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वी कैन स्लिप ऑन द स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पर हम फिसल जाते हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई फोर्सेस की। अब बात करते हैं कुछ सिंपल मशीन्स की। सिंपल मशीन, सिंपल मशीन। ठीक है, ये कहते हैं व्हेन मैन फाउंड वर्क डिफिकल्ट ही थॉट द सिंपलर वे टू डू इट। भाई आप जब किसी तरह का काम करते हैं तो ढूंढते हैं ना कि इसको हम किसी तरह से आसानी से कर लें। तो सिंपल मशीन आर डिवाइसेस। तो सिंपल मशीन कुछ ऐसी चीजें हैं, डिवाइसेस हैं जो हमारे काम को क्या करती हैं? आसानी से कर देती हैं। अब सिंपल मशीन्स के कुछ एग्जांपल देगा। सिंपल मशीन्स आर ग्रुप्ड। सिंपल मशीनों के एग्जांपल दे रहा है, वो ग्रुप बना रहा है उनको। कहता है लीवर, पुली, व्हील, एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, वेज एंड स्क्रू। ठीक है ना? क्या क्या नाम दिए? सबसे पहले कहा लीवर। लीवर कहता लीवर इज प्रोबेबली द फर्स्ट सिंपल मशीन
डिस्कवर्ड बाय आवर एंसेस्टर। तो लीवर जो है वो सबसे पहले खोजी जाने वाली सिंपल मशीन थी। द लीवर मशीन इज यूज टू कट। लीवर की मशीन जो है वो काटने के लिए यूज करते हैं। जैसे कैंची होती है ना, उसके अंदर आपके पास इस तरीके से दो टुकड़े होते हैं, वो एक दूसरे को यूज करके हम कटिंग के लिए यूज करते हैं। या सीसॉ होता है, सीसॉ में देखा होगा पार्क के अंदर झूला होता है, ठीक है। या बोतल ओपनर होता है, आपने देखा कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलने के लिए आप एक ओपनर का यूज करते हैं ना, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए लीवर। दूसरी चीज कह रहा है पुली। आपने देखा होगा कई बार किसी कुएं वगैरह में से पानी निकालने के लिए हम लोग किसी रस्सी का यूज करते हैं और एक गोल सा पहिया सा वहां पर लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं पुली। तो कहते हैं पुली इज ए सिंपल मशीन मेड अप ऑफ रोप, जो कि रस्सी से बनी हुई होती है। इट मेक्स द वर्क इजी एंड यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। और भी यूजेस है, लेकिन ये एक एग्जांपल दे दिया कि कुएं से पानी निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हुआ एक ढालदार सतह। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर किसी तरह की स्कूटर, स्कूटी, बाइक वगैरह को चढ़ाने के लिए क्या होता है, इस तरीके से ढलान वाली सतह होती है ना, तो उसके ऊपर आपके पापा या बहन या भाई क्या करते हैं, स्कूटी को ऊपर चढ़ा देते हैं। तो वो एक ढलानदार सतह बनी हुई होती है, जो कि या तो कभी कभी पत्थर की बना लेते हैं या कभी लकड़ी का तख्ता रख करके हम उसको यूज करते हैं। तो उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्क्रू। स्क्रू होता है पेच। कितने स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन। स्क्रू भी इंक्लाइंड प्लेन है। दैट गोज राउंड एंड राउंड, उसको गोल 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 हम घुमाते चले जाते हैं। इज यूज टू होल्ड द थिंग्स टुगेदर, वो चीजों को जोड़ने के लिए यूज है ना। पेच कब लगाते हैं, दो चीजों को जोड़ना होता है आपको, तो वो स्क्रू भी एक सिंपल मशीन हो गई आसानी से जोड़ने के लिए। इसके बाद आ जाता है वेज। ए वेज इज ए सिंपल मशीन मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स। उसमें दो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं इस तरीके से, है ना, ट्राइंगल की तरह वो दो इंक्लाइंड प्लेन आपस में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस, जैसे कुल्हाड़ी होती है, एक्स होती है ना, कुल्हाड़ी के अंदर आप देखें कि इस तरीके से ऊपर से तो चौड़ी होती है और नीचे आकर के वो पतली हो जाती है, और उसका नुकीला वाला भाग जो होता है किसी लकड़ी को काटने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल 3 और 2 5 सिंपल मशीन्स आपके पास आ गए। इसके बाद एक और रह गया और वह है व्हील एंड एक्सल। कितने व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ द व्हील एंड ए रॉड। उसमें एक व्हील किसी पहिए का और एक रॉड का, एक छड़ का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप अपनी बुक के अंदर देख रहे हैं, एक गोल सी चीज है, उसके अंदर किसी तरह की चीज डाली गई है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल का पहिया घुमाने के लिए इसी प्रकार से क्या करी जाती है, एक रॉड उसके बीच में डाली जाती है और उस पर पहिया इस तरीके से घूमता है। व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ द व्हील एंड रॉड। रॉड पासिस थ्रू द सेंटर, रॉड बीच में से गुजरती है। इट हेल्प्स टू मूव द हैवी ऑब्जेक्ट, बड़ी भारी चीज को उसको मूव करने के लिए यूज करते हैं। दिस मूविंग रॉड देन मूव्स अदर पार्ट। तो ये मूविंग रॉड जो है दूसरे पार्ट्स को भी घुमाती है। जैसे कहते हैं जी, आप साइकिल का मैंने एग्जांपल लिया, इसी तरीके से कार के अंदर भी 4 पहिए होते हैं, 2 आगे होते हैं 2 पीछे होते हैं, उनके व्हील्स को घुमाने के लिए भी इस तरीके के व्हील और एक्सल का यूज किया जाता है। दस सिंपल मशीन हेल्प टू यूज इजिली टू टर्न हैवी व्हीकल्स। तो इसी तरीके से सिंपल मशीन जो है भारी चीज़ों को चलाने के लिए किसी भी डायरेक्शन में और किसी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए भी हम लोग यूज किया करते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई सिंपल मशीन्स के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं वर्क के बारे में, कार्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन ए बॉडी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू मेक मूव थ्रू ए डिस्टेंस। आपने किसी बॉडी को धक्का लगाया या उसको खींचा और वो खींचती चली आई आपके पास, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हमने कुछ वर्क किया, हमने कुछ काम किया। यही बात वो कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं आप, और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी मूव हो जाती है, तो इसका मतलब आपने कुछ वर्क किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए चाइल्ड पुशेज ए चेयर, एक बच्चे ने एक कुर्सी को धक्का दिया एंड चेयर मूव्स, और चेयर आगे सरक गई, तो वर्क इज सेड टू बी डन। इसका मतलब उसने कुछ काम किया। सम ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज देयर प्लेस इवन व्हेन वी अप्लाई द फोर्स।
कहते कई बार ऐसा होता है कि हम फोर्स लगाते हैं और वो चीज वहां से हिलती ही नहीं है जी। कहते हैं हैवी स्टोन, मान लीजिए एक बड़ा भारी सा पत्थर है, हमने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया और वो मूव नहीं हुआ, तो कहते वर्क डन इन सच सिचुएशन। तो क्या आपने इस सिचुएशन में कुछ काम किया? आप कहेंगे नहीं जी, हमने कोई भी काम नहीं किया, हमने फोर्स तो लगाया लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाए। तो वर्क कब माना जाता है? जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने पर वो मूव हो जाए। ठीक है बच्चों, ये था जी वर्क के बारे में। अब बात करता हूं एनर्जी के बारे में। एनर्जी कहते वी नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग सच एज लिफ्टिंग। भाई आपको मान लीजिए किसी कोई काम करना है तो एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए ना। एनर्जी होगी तभी आप काम कर पाएंगे, एनर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज को लिफ्ट करना है, पुश करना है, पुल करना है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी की देखो बड़ी सुंदर डेफिनेशन दे दी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है सोर्सेज ऑफ एनर्जी कि एनर्जी आती कहां से है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कितने, सबसे पहला एग्जांपल लिया उसने सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का कौन है? सन है। द एनर्जी दैट गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। सूर्य से मिलने वाली एनर्जी का नाम क्या हो गया? सोलर एनर्जी। दीज डेज सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर सोलर कुकर्स। सोलर एनर्जी का यूज हम लोग करते हैं सोलर कुकर में, है ना। सोलर कुकर के अंदर क्या होता है, खाना बनता है, लेकिन सन की एनर्जी का यूज करके सोलर हीटर में करते हैं फॉर कुकिंग एंड हीटिंग करने के लिए। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर ओन फीड। और जो पौधे होते हैं ना, उनको भी सूर्य की रोशनी की, सूर्य की गर्मी की जरूरत होती है, जिसमें वो अपना भोजन बना पाते हैं। उसके बाद दूसरी एनर्जी बता रहा है विंड। पहली एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एक तो सन बताया, दूसरा नाम बताया विंड का। विंड का मतलब हवा। कहते हैं एनर्जी फ्रॉम द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। विंड से मिलने वाली एनर्जी का नाम विंड एनर्जी है। इट इज यूज टू मूव द फैंस ऑफ ए विंड मिल। विंड मिल के पंखे चलाने में इसको यूज करते हैं। एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, उससे बिजली बनती है। दिस हेल्प्स टू मूव द शाफ्ट ऑफ जनरेटर विच टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसके कारण बिजली बनती है। यानी विंड यानी चलती हुई हवा से भी क्या बना सकते हैं हम? बिजली बना सकते हैं। तीसरी बात आ रही है वाटर। वाटर भी एनर्जी का एक सोर्स है। और वाटर कैसा? बहता हुआ पानी या ऊपर से गिरता हुआ पानी, है ना। जब बहता हुआ पानी तेजी से आता है तो बड़ी ताकत होती है ना उसमें, तो उस ताकत का इस्तेमाल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑल्सो हैव एनर्जी। बहते हुए पानी में एनर्जी होती है। इसको कौन सी एनर्जी कहते हैं? वाटर एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, ऊपर से गिरता हुआ पानी, जिसको हम डैम के अंदर यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए। कहता है एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर फ्रॉम द डैम इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बनाने के लिए उसको हम यूज किया करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से जो बनती है ना, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, आपने अभी विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, उसको हम विंड एनर्जी कह रहे हैं, और विंड से इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। जबकि पानी से जो मिलने वाली एनर्जी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 12 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करने हैं। इतना ही रहने देंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।